1, 2, 3 स्टार्ट। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक और दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग यानी एनडीए के 38 घटक दलों की बैठक से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि दोनों पक्षों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यह समय ही बताएगा कि दोनों पक्षों के साथ जो दल खड़े हुए वे लोकसभा चुनाव तक जहां हैं वहीं बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि अपने देश में अंतिम समय तक पाला बदलने का खेल चलता रहता है। बेंगलुरु में भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए दलों ने अपने गठबंधन का नामकरण इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। पता नहीं यह गठबंधन यूपीए यानी सपरंग जैसा होगा या नहीं, लेकिन इस नाम से यह संदेश देने का प्रयास अवश्य किया गया है कि विपक्षी दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहना कठिन है कि विपक्षी दलों को इस नामकरण का कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा और वह जनता को कितना लुभाएगा। वैसे गठबंधन का नाम तय करना ही पर्याप्त नहीं, इसे कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहकर स्पष्ट भी किया कि इस गठबंधन की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में एक 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनेगी और दिल्ली में उसका एक कार्यालय भी बनेगा। यह साफ है कि समन्वय समिति का कोई अध्यक्ष भी बनेगा। इससे यह तय होगा कि गठबंधन की कमान किसके हाथ होगी। जिस तरह यह कहा गया कि गठबंधन का नाम राहुल गांधी ने सुझाया, उससे यही लगता है कि उन्हें गठबंधन के नेता के तौर पर आगे किया गया। यह भविष्य बताएगा कि क्या अन्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे। विपक्षी दल एकजुटता की चाहे जितनी बातें करें, उनके लिए गठबंधन का नेता यानी प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना आसान काम नहीं होगा। उनके सामने एक चुनौती यह भी है कि वे किस एजेंडे और विमर्श के सहारे चुनाव मैदान में उतरेंगे। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और संविधान को खत्म करने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखते हुए जनता का ध्यान खींचने वाले किसी वैकल्पिक एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री के चेहरे को प्रस्तुत करने की चुनौती है, वहीं राजग के पास नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री का एक लोकप्रिय चेहरा है। उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत है,
लेकिन जिस तरह लंबे समय बाद राजग के घटक दलों की बैठक हुई और नए सहयोगी जोड़ने की कोशिश की गई, उससे यही संकेत मिलता है कि भाजपा विपक्षी दलों की पहल को गंभीरता से ले रही है। उसे लेना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से पिछले 9 साल में तमाम उपलब्धियां हासिल किए जाने के बाद भी उसे सत्ता विरोधी रुझान से दो चार होना पड़ सकता है। गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की जारी रिपोर्ट बिहार के लिए खट्टा मीठा अनुभव वाला है। अच्छी बात यह कि बिहार देश का वह राज्य बना है जहां गरीबी सर्वाधिक घटी है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ के 18.13% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी बिहार में सबसे अधिक गरीब हैं। सेहत, शिक्षा, जीवन स्तर के साथ ही अन्य मानकों पर हुई गणना में पाया गया कि गांवों में गरीबी बहुत तेजी से घटी है। निश्चित तौर पर यह बड़ी सफलता है, जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि योजनाओं का लाभ सुदूर इलाकों तक पहुंच रहा है। वानगी दिखती भी है जब गांवों में बेटियां स्कूल जाती नजर आती है। महिलाएं सशक्त होकर खुद के पांव पर खड़ी हो रही है। मिशन 60 जैसी योजना से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी बेहतर हुई है। बिजली के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन से बिहार ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। 5 साल पूर्व करीब 40% घर बिजली से वंचित थे। आज महज 3.67% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। नल जल योजना की बेहतर स्थिति से स्वच्छ पानी भी सबको सुलभ हुआ है, जिससे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ने वालों की संख्या घटी है। यानी लोगों की सेहत सुधरी है। हालांकि पहले से सुधार के बावजूद राज्य में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा चिंतनीय है। देश के 2.6% के मुकाबले बिहार में शिशु मृत्यु दर दोगुनी है। यहाँ सुधार तब होगा जब माताओं की सेहत बेहतर होगी। कुपोषण बड़ी समस्या है। ज्यादा योजनाएं गांवों को लक्षित कर बने, क्योंकि अब भी शहरों के मुकाबले गांवों में 4 गुना अधिक गरीबी है। स्टॉप।